मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में नेक्स्ट अगला जो मैंने पहले इससे पहले डिस्कस किया था, यहाँ पूछ रहा है ज़ीरो फील्ड कहाँ कहाँ होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ज़ीरो फील्ड कहाँ कहाँ होगा। तो अगर ज़ीरो फील्ड की बात करें तो कहाँ होगा, ज़रा देख लें। तो ज़ीरो फील्ड कहाँ कहाँ होगा, तो देखो ये तार अगर ऐसे दिखा रखा है कि बेंड हो रहा है, बराबर। देखो ये अगर ऐसे कर दिया मतलब एक तार के ऊपर दूसरा तार गुजरा है पर यहाँ कांटेक्ट नहीं है, इसको शो करने के लिए ऐसे करते हैं, इसके ऊपर से पास हो रहा है, टच नहीं कर रहा है, पर ये तार मुड़ा हुआ नहीं है, सीधा है। ये सिंबल होता है दिखाने का, बराबर। तो अब पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। अगर देखो, अगर यहाँ राजू चाचा लंबू दादा अगर लगाऊं तो ये वाला के लिए किधर, ए पॉइंट पे क्रॉस होगा, बी पॉइंट पे डॉट होगा, ठीक है, ए पॉइंट पे क्रॉस हो, डी पॉइंट पे क्रॉस होगा, सी पॉइंट पे डॉट होगा। अब अगर इसको देखूं तो इसके वजह से राइट इसके कारण राइट इधर हो रहा है, लेफ्ट इधर डॉट हो गया, इधर हो रहा है राइट, इधर हो रहा है डॉट। तो अब देखो तो नेट फील्ड किधर जीरो हो गया। अगर ये वाली करंट इस ए पॉइंट पे बी बनाएगा, उसी तरीके से सिमेट्री से ये वाली लाइन इस पॉइंट पे बी ही तो बनाएगा। पर ये वाली पहला वाला क्रॉस बना रहा है, दूसरा वाला डॉट बना रहा है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या ज़ीरो हो जाएगा। अगर ए पॉइंट पे ज़ीरो हो गया सिमेट्री से, अभी तक कोई फार्मूला नहीं लगाया। डी पे देखो टू बी हो गया, यहाँ पे तो नॉन ज़ीरो हो गया, यानी ज़ीरो नहीं है। यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो नहीं है, यहाँ ज़ीरो है, तो यानी ए और सी पे आंसर जाएगा। अभी तक मैं सॉल्व नहीं किया। दिस इज़ द लॉजिकल अप्रोच। आप इसको लॉजिकल अप्रोच लगाओ, आपका काम बनेगा। मैं बोल रहा हूँ आपका काम बनेगा। फिर उसके बाद देखो, तो बेसिक्स क्या समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले आपको याद करना है। तार की वजह से करंट कितना, करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वो सारे रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ओ पर आप जो है ना, ओ पर यहाँ पर क्या आप करें, मैग्नेटिक फील्ड निकालें। अगर आपको ये पहला वाला, इसको 1 नंबर दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ, इसको 3 नंबर दे रहा हूँ, इस तार को 4 नंबर दे रहा हूँ, बराबर। अब देखो 1 नंबर पे, 1 नंबर में उल्टा करो कलम को और रखो उसके ऊपर, डॉट के ऊपर, तो क्या होगा, आपको जो है ना उसका पेन का टिप दिखेगा, वो डॉट जैसा दिखेगा। अब अपना अंगूठा को टिप के ऊपर करो, टिप के तरफ करो और कलम को पकड़ो राइट हैंड से, बेटा राइट हैंड से पकड़ना, और उसके बाद फिंगर को घुमाओगे तो क्या इस तरह का सा दिखाई देगा फिंगर का डायरेक्शन। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट्स इट एज्यूम वो बी पूछ रहा है और बी के टर्म में ही आंसर देना है, पाई वाई के टर्म में आंसर नहीं देना। अगर पाई के टर्म में आंसर देना होता तो कैलकुलेट करवाता, वो अभी सिर्फ कैलकुलेट करवा रहा है। चलो लो, ये ओ पोजीशन है, मैंने पहला जो डायरेक्शन है मैं लिख देता हूँ B1। चलो दूसरा वाला तार के लिए देखो, तो ये डॉट है, इसको पकड़ो तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर बी होगा, ठीक है। चलो ये तीसरा वाला पकड़ो, तीसरा वाला को इस बार कलम को उल्टा पकड़ना है और क्या करना कि जो टिप है, पेन का टिप है, उसको अंदर जाने देना, क्योंकि क्रॉस है तो क्रॉस है। तो अब इस बार क्या करोगे, पेन के टिप नहीं, इस बार फिंगर के, थंब फिंगर के, यानी अंगूठा वाला फिंगर किधर होगा, नीचे होगा, और देखो घुमाओगे, जब घुमाओगे तो कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या B3 भी उसी पॉइंट से ऊपर जा रहा होगा। और ये इस वाले के लिए सोचो फिर से, तो क्या अगर इसको देखूं मैं, 1 मिनट, क्रॉस है ना, क्रॉस है तो इसको पकड़ूंगा, सॉरी ये वाला ज़रा सोचो, गलती हो गया। देखो डायरेक्शन, इसमें क्या करना है कि अगर मेरा आपको पुराना लेक्चर, तो वो हैंडल वैंडल घुमाने वाला मैंने बताया था, वो ज़बरदस्त था टेक्निक, पर लेकिन अभी याद नहीं है, कोई नहीं है। इस तार को पकड़ो, अब इसमें क्या होगा कि इस बार अंदर जाएगा अंगूठा, और इसको जब ऐसे पकड़ेंगे तो कैसा होगा, 3 के कारण ऊपर, क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे ऊपर जा रहा है, हाँ ठीक है, नहीं ये B3 ठीक था, ठीक है। अब क्रॉस हो रहा है ये, अब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ये वाला B4 इधर होगा।
अब ठीक है, तो इधर यानी कि b, इधर b, एक नया b और ये एक b, तो यानी कि इधर हो गया 2b और इधर हो गया आपका 2b। इसका नेट रिजल्टेंट क्या कुछ इधर आएगा, रूट के टर्म में आएगा। पहले तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अगर दो 2b का अगर रिजल्टेंट होगा तो b नेट कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा रूट अंडर 2b का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। देखो अलग अलग होल स्क्वायर है बेटा, फिर वो बायोलॉजी वाला गलती मत करना। ये रूट के अंदर है तो 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर होगा और रूट अंडर 8b स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट अंडर 8b को 2√2b लिखेंगे, आंसर हमारा ये होगा। हम तो डायरेक्ट जब ऐसा सिचुएशन हमने क्रिएट कर लिया तो हम पहले तो कहते कि ये रूट के टर्म में आएगा, यानी कि ये आएगा ये आएगा। चूँकि 2 करके है 4 है तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैं सवाल सॉल्व करके दिखा, ए द पॉइंट पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर बी वायर के पास से पोजीशन निकालिए वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0 ड्यू टू द फॉलोइंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सेम चार्जेस है, सेम तार है। इस बार क्या करें, कलम को उल्टा रख करके टिप पेन का जो पॉइंट है वो ऊपर रहेगा, हम इसको कर्ल करेंगे तो हमको मान लो कि कहीं से इस पोजीशन पे यहाँ पर ऐसा दिखेगा। उसी तरीके से अगर इसको मैं ऐसे रखूँ, बी पॉइंट पर पेन को उल्टा करके रखूँ और कलम के डायरेक्शन में हम अपना हाथ को थंब रखें और हाथ को घुमाएं तो कुछ ऐसा आएगा। लेट्स इट एज्यूम x1 और ये x2, ठीक है। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, एक इन्फिनाइट तार है, ये इन्फिनाइट तार है तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd बी बराबर। और जो देखो क्योंकि ए के कारण ऊपर और बी के कारण नीचे, नेट फील्ड कितना होगा 0, तो प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2π x2 बराबर 0 करेंगे, यहाँ पर x1 कर लो। अब दोनों को सम करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2π कॉमन ले लो, 1/x1 प्लस 1/x2 करोगे, हमको पता करना है। चलो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये सब मैं कैलकुलेशन में पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं तो लॉजिकल अप्रोच बताना चाह रहा था। आप थोड़ा करके देखना, फॉर्मूला बराबर लगाना मेरे दोस्त, फॉर्मूला अगर याद है ना तो काम बनेगा। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, x 0 करना है, बराबर 0 कर दिया। अब क्या है कि ये टर्म पूरा 0 हो गया उधर जा कर के, हाँ तो 1/x1 प्लस 1/x2 बराबर 0, तो 1/x1 बराबर, एक काम करो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/ ऐसा होगा ना, एलसीएम ले लेता हूँ तो x1 x2 एलसीएम ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2, देखो हम एलसीएम ले करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम ले करके, ठीक है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो देखो 1/x1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, -1/x2। अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1/x1, नहीं एलसीएम ही ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो वैल्यू के टर्म में डायरेक्ट लिख रखा है। चलो लिखो 1/x1 और प्लस 1/x2 बराबर 0। तो अगर मैंने एलसीएम ले लिया x1 और x2, तो इसमें x1 है तो यहाँ पर हमको x2 और यहाँ x2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आप अपने तरीके से करना, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, ये एक मेथड है। तो हो जाएगा यहाँ पर x2, ठीक है। तो x2 प्लस, देखो ना बेस दोनों का सेम करना है,
तो x2 प्लस x1, ठीक, बटे x2 बराबर 0। ये x1 इधर जाकर 0 हो जाएगा। x1 प्लस x2 बराबर 0, x1 प्लस x2 बराबर 0 हो गया। और x1 प्लस x2 कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो मैं निकालना क्या चाह रहा था, बिल्कुल होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरा नॉनसेंस बात ही था, I1 I2 गलत डिफरेंट था बेटा, ठीक है ना, इसीलिए गलत आ रहा है। ठीक, चलो ये एक अलग बात थी। आप इसको सॉल्व करके देखना कि कहाँ पर हो रहा है। फॉर्मूला लगाने में सिखा दिया, कैसे लगाओगे, कि जब सवाल सॉल्व करते हैं तो ये भी देखना होता है कि भैया हम कर क्या रहे हैं। ठीक, ये मैंने पॉलीगॉन के लिए बता दिया था, μ0 Ni/2r। ये फार्मूला आपको सर्कुलर के लिए याद रखना पड़ेगा। 360 डिग्री पर अगर μ0 I/2r होता है, 2r होता है, μ0I/2πd क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो इंटीग्रेट किया कहाँ से, इतना सा लिखते तार तो क्या होता है, सीधा मानते, μ0I/2πd यहाँ लगाते, और μ0I/2πd डी के जगह पे इंटीग्रेट करते, 2πr रखते, पाई से पाई चटक जाएगा, इसलिए फाइनल फार्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है। फाइनल फार्मूला ही आपको याद रखना है कि इस सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर पे कितना μ0 Ni/2r, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न। अगर 17 टर्न है, 17 बार चक्कर काटा है तार, तो 17 टर्न होगा, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि आर्क की वजह से क्या होगा, तो μ0I/2r पूरा की वजह से इंटू अल्फ़ा जो एंगल है बटे 2π से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर फेंकेगा। ख़त्म बात, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ कि ये वाला भी डिस्कस हो चुका था। ये इसलिए डिस्कस हो जाता है, देखो यूनिफॉर्म है ना, जितनी गई उतनी निकल गई। तो इस वाले टर्म की वजह से सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे ज़्यादा इससे होगा। इसे ऐसा इसलिए कि लंबी तार अगर क्या है कि यूनिफॉर्म है, तब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म जैसा कुछ लिखा हुआ है। अगर देखो यहाँ से जितनी जाएगी तो यहाँ आर भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ आई जो है वो कम होगा, I1 कम होगा, और I2 छोटी तार है तो I2 हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसके कम हो के वजह से बड़ा तार है तो कम की वजह से बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बना, लेकिन I तो कम है, कमज़ोर है, और I2 जो है ज़्यादा है, छोटा है, पर लेकिन जितना बनाएगा ये, अगर ये क्लॉक है, ये वाला क्लॉक है, तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, और नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो फिर यहाँ पर लिखता है कि ऑलवेज इट इज़ फ्री फ्रॉम एंगल ऑफ कनेक्शन ऑफ टर्मिनल। आप कुछ भी ले लो, अगर सेम है तो आपका रिजल्ट जो है वो फिक्स आएगा। देखो अब यहाँ पर ये है नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक है सिल्वर का, एक है गोल्ड का। अब क्या है कि ये वाला जो है ना, आधा सर्किल इधर है, आधा सर्किल इधर है। तो अब देखो यहाँ पर क्या फार्मूला लगाना है। अगर पूरे सर्किल होता तो क्या करते, μ0I/2r करते, लेकिन आधा सर्किल है तो 1/2 से भाग दे दो, गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, μ0I/4r होगा। चलो ठीक है, μ0I/4r। लेकिन यहाँ पर I जो है एक का ज़्यादा है और एक का कम है। सिल्वर में I करंट ज़्यादा बहता है और गोल्ड में कम करंट जाता है। तो I1 इज़ ग्रेटर देन I2 लिख दिया है। अब क्या करना है, μ0/4r, μ0/4r तो कॉमन है, और I1 माइनस I2, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो डिफरेंट मटेरियल है, थिकनेस डिफरेंट है, मटेरियल सेम है, तो ये थिकनेस मोटाई है तो इसमें करंट I1 ज़्यादा होगा और I2 क्या होगा, कम होगा। तो अब कैसे करोगे, वही सेम फार्मूला, μ0/4r I1 माइनस I2। अच्छा, डोमिनेंट किसका करेगा, जिसका करंट ज़्यादा होगा उसी का डायरेक्शन लेंगे। फिर उसके बाद देखो ये वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि सेंटर पे कितना, अगर ये सर्कुलर रिंग है तो सेंटर पे कितना, μ0I/2r, μ0I/2r होता है सेंटर पे। और अगर यहाँ पर पॉइंट पूछ लिया तो बोलता है कि सीधा का सीधा इसमें साइन क्यूब थीटा करो। अच्छा, थीटा चूँकि बहुत छोटा है इसलिए थीटा का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आंसर याद करो, बस ख़त्म करो इसको। अब एक्स छोटा होगा, बड़ा होगा, अलग अलग केस होगा, तो आप एक्स को छोटा बड़ा करने जानते हो, करके देख लेना। तो आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, एक तो ये याद होना चाहिए, नहीं तो बी एट सेंटर इंटू साइन क्यूब, और साइन क्यूब का वैल्यू याद होना चाहिए। और बेहतर होगा कि ये भी याद कर लो और ये भी याद कर लो,
तो आपके पास जो है ना ये डायग्राम होना चाहिए और ये दो फार्मूला, ये दोनों केस को छोड़ो, ठीक है। फिर आगे बढ़ो। इसका कोई कपलिंग का रिलेशन नहीं पूछ रहा है। हेल्ड्समोन को कॉयल अरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सिमेट्री है, ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल लूप है। तो देखो जितनी गया उतनी निकल गया, इधर से गया इधर से, सिमेट्री है, सेंटर पे जीरो होगा, इधर से गया, एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। ये पहले लाइन आपको बता दिया था वो, देखो यहाँ पर ये लाइन लिखा था, एंगल पे वो डिपेंड नहीं कर रहा था। एंगल ऑफ कनेक्शन फ्रॉम एंगल ऑफ कनेक्शन ऑफ टर्मिनल्स, टर्मिनल के एंगल के कनेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए अगर आपको डायरेक्ट ऐसा कुछ दिखे ज़ीरो मारना, लेकिन याद बस इतना रहे सिमेट्री, अगर सिमेट्री नहीं होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r इंटू I1 माइनस I2 करना, ठीक है। तो ये भी सिमेट्री बी पे ज़ीरो हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री, ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, खेल ख़त्म है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये वाला पीएमटी का सवाल है। एक कॉइल ऐसे लेटा हुआ है और एक कॉइल इसके ऊपर में दो चूड़ी लो और दोनों चूड़ी को एक चूड़ी के अंदर दूसरे चूड़ी को फंसा दो। तो एक का प्लेन ये हो गया, ये वाला प्लेन में होगा, अरे यार ये वाला प्लेन में, और दूसरे का प्लेन ऐसा होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों की वजह से कॉइल के सेंटर पे कितना होता है, दोनों की वजह से कॉइल के सेंटर पे कितना होता है, तो मैं अभी तुरंत बता देता हूँ। एक अगर रिंग है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स प्लेन पे है, एक्स वाला प्लेन पे है, तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो CCAD रूल लगाओ। किसके लिए, ये हम कॉइल 2 के लिए सोच रहे हैं कि एक्स पे वो पड़ा हुआ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, CCAD रूल लगाओगे, CCAD। तो देखो तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो सेंटर पे कैसा होगा, डॉट होगा, डॉट होगा का मतलब निकल रहा है, निकल रहा का मतलब किधर, वाई की तरफ होगा। तो लो ये वाई की तरफ मैंने क्या लिखा दिया, B2, ये ग्राफ में खुद दे रखा है, ठीक है। और अगर मान लो कॉइल 1 की वजह से सोचो, तो कॉइल 1 की वजह से सोचो, अब कॉइल की तरफ चारों फिंगर रखना है, जिधर करंट जा रहा है चारों को मोड़ना है। तो देखो अंगूठा X1 की तरफ जाएगा, और नहीं तो CCAD रूल लगाओ। अगर ये CCAD रूल लगाओगे तो क्या हो रहा है कि ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके वजह से भी डॉट होगा, डॉट होगा तो X1 की तरफ जाएगा, X1 की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B1। अब B1 और B2 दोनों बराबर है, क्योंकि B1 B2 दोनों बराबर है, क्योंकि सेम कॉइल है, और सेम कॉइल है तो क्या हो रहा है, अलग अलग कॉइल है लेकिन सेम वैल्यू है, सेम सब कुछ है, तो दोनों की वजह से B1 और B2 सेम हो गया, तो 2 रूट ऐसा नहीं आएगा, 2√2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो B1 बराबर B2 है, आइडेंटिकल है, तो इसलिए 2√2 नहीं, 2b होता तो 2√2 होता है, √2 इंटू b हो जाएगा। अब b के वैल्यू म्यू नॉट NI अपॉन 2r, सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा देखो ये वाला कि इतना वाला पोर्शन और इतना वाला पोर्शन और इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन, टोटल कितना वायर है, वायर पहचानने सीखो। अगर ये एक कॉइल वाला एक है तो ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ठीक है। टोटल कितना कितना वायर है, 4 है। देखो तो ये वाला ये वाला 4 नंबर कट जाएगा, ढिचकियाँ रूल से सेंटर पे 0 हो जाएगा, ये ढिचकियाँ रूल से सेंटर पे 0 हो जाएगा। अच्छा ये गोली उल्टा चलाओ या सीधा चलाओ, ढिचकियाँ रूल हमेशा लगाना है, ठीक है। सेंटर पे 0 हो गया, ये दोनों तार कट गए। अब बच गया कितना, ये वाला क्या, ये एक लूप का कुछ पार्ट है, और ये देखो ये 90 डिग्री है, तो यानी कि ये कितना, 9 चौके 36, 360 डिग्री होता है। तो 3 तिहाई ये है और 1 तिहाई ये है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है पूरा सर्किल से, अपॉन अल्फ़ा इस बार कितना हो गया, 9 227 270 बटे 2 यानी 180, ये करोगे। अच्छा 9 का मतलब कितना हो गया, तो पाई के टर्म में अगर बात करें तो, अच्छा छोड़ो रुको, देखो 3 9 27 और 9 2 18, क्या 3/2 आया, हाँ, जबकि 3/4 होना चाहिए यार, क्योंकि 4 टुकड़ा है ना। देखो देखो
एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 3/4। ये रहता तो 4/4 यानी कि एक कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पर जो है ना हमारा फॉर्मूला, इसको अपने लॉजिक से कर रहा हूँ। तो यार मैं भी कोई प्रैक्टिस ही तो कर रहा हूँ। अपॉन 2r इंटू कितना हो गया बराबर 3/4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। दूसरा फिर से इसमें क्या होगा, अच्छा डॉट होगा कि क्रॉस होगा, तो देखो तो क्लॉकवाइज करंट तो क्रॉस हुआ, तो ये हो गया पहला। और दूसरा तार के लिए, ये वाला के लिए, तो ये एक सेक्टर है यानी कि 1/4 हिस्सा है। तो इसका रेडियस कितना है, बी दे रखा है, ये ले लो बी, तो μ0I/2b। ठीक, μ0I/2b और ये हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या हमने 2r के जगह पे 2a लिखना पड़ेगा। तो अब दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम। तो देखो यहाँ जोड़ करके लिखा है वह 3/4 μ0I/2r यानी 2a 1/4 μ0I/2b। फाइनली ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बेसिक क्या कैसे करना है। अब मैं इनको जो है लॉजिकल अप्रोच के थ्रू कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इनको आपको ट्राई करना चाहिए। देखो कैसे कर रहा है। ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला फिक्स है, यहाँ फिक्स है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो एकदम पहला बेसिक पे आ जाओ कि दो फिक्स्ड लाइन के बीच का कितना होता है। तो फॉर्मूला पहले आप यहाँ से मैच करोगे, बार बार याद करोगे। दो फिक्स्ड पोजीशन के बीच में कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ, ये ऐसा है। मान लो कि यहाँ है, कोई बात नहीं है, तो थीटा के टर्म में हम लिख लेंगे। तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2, μ0I/4πd sin θ1 अपॉन sin θ2, दिस इज़ द फार्मूला। अब यहाँ पर फार्मूला लगाओगे आंसर पाओगे, लेकिन एक का लगाओगे, फिर उसके बाद जो है ना वो कुछ आधा पार्ट सर्कुलर है तो उसको भी लगाना है। तो हम अभी सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं उसको। ठीक, ये वाला ज़रा समझो ये क्या है। देखो ये अगर तुम्हारा कॉपी है ना, मान लो कॉपी है, इसको खड़ा करके खोलो, बराबर। एक चूड़ी तुम्हारा, देखो एक पेज खुला हुआ है नीचे, एक पेज तुम्हारा खड़ा है। जो नीचे देखो, एक तो तुम्हारा कॉपी में ये गोल वाला है, बराबर, ऐसा समझो। नहीं तो ऐसा समझो कि देखो जैसे तुम्हारा कॉपी ऐसे खुला हुआ है, बराबर। अब क्या करा उसने कि देखो ना कैसे कर रहा है, ए लॉन्ग वायर बेंट एज शोन इन द फिगर, करंट कैरीज इफ रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पोर्शन ए, देन फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो क्या किया कि लाया वो, देखो तुम्हारा कॉपी है ऐसा वाला प्लेन में और वो खड़ा है ऐसे करके, बराबर। तो यहाँ से तार लाया और ऊपर वाला में क्या किया, ऐसे घुमा दिया। फोटो ऐसा ही है। चूड़ी रख के देखना एक पैर में और दूसरा पैर में जो है ना उसका लाइन खींच देना। आधा चूड़ी रखो और दूसरा पेज में जो है उसका लंबा लंबा लाइन खींचो। तो देखो ये वाई और जेड प्लेन है। अगर ये वाई और जेड प्लेन है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से कितना होगा, तो इसका क्लॉकवाइज। तो ए पॉइंट पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर तार की वजह से इस पॉइंट में CCAD के अकॉर्डिंग डॉट हुआ, और डॉट किधर हुआ, x अगर इधर है तो -x की तरफ हो रहा है क्या, पीछे तरफ। तो माइनस मान लो कि -I। अभी देखो सिर्फ डायरेक्शन निकाल रहा है। दूसरा क्योंकि वो डायरेक्शन के फॉर्मेट में पूछा था नीट वालों ने, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है कि ये इनफाइनाइट है, यहाँ आगे फिक्स हो गया। तो फॉर्मूला होता है μ0I/4π sin θ1 प्लस sin θ2। sin θ1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 90 डिग्री, और एक हो जाएगा 0, 90 माने 1 यानी कि 1 से मल्टी, तो 4π इंटू ये वाला पोर से दूरी a, 4π a, यही तो फॉर्मूला लगेगा। देखो ये वाला, और ऐसा कितना है तो 2 है। और इनके डायरेक्शन इधर वाला देखो इधर जा रहा है,
तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप वही RCLD, राजू चाचा से लंबू दादा, तो पॉइंट ए पे क्या होगा, क्रॉस, इधर क्रॉस, तो पॉइंट ए पे क्रॉस का मतलब किधर हो गया, -z। तो चलो ये हो गया बी, फ्रेश लिख रहा हूँ, चलो आप थोड़ा स्पीड करके देखने की कोशिश करना। अगर B1 B2 B3 और हाँ 3 तार है, तो B1 हमारा कितना हुआ था, -i कैप, B2 हमारा कितना हो रहा है, -k कैप, 2 की वजह से -k कैप। अच्छा 3 की वजह से इस बार इधर जा रहा है, तो राजू चाहता है इस बार इधर से लगाओगे तो डॉट होगा, डॉट होगा मतलब +k कैप, ठीक है। तो -k कैप और +k कैप जो है, देखो ये वाला जो है ना जा रहा है ना, तो ये -k कैप हुआ, और ये आ रहा है ना, तो ये कितना होगा, अबे यार इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ। अगर ऐसा है तो क्रॉस है, और इसको ऐसे जैसा है फोटो को पूरा उठाओ यहाँ फिक्स करो, तो कितना ए पर क्रॉस होगा, क्रॉस का मतलब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा का मतलब -k कैप, ठीक लिखा हूँ। अच्छा ये वाला लाइन को मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, और इस बार राजू चाचा लंबू दादा अगर लगाता हूँ, तो इसके राइट पे क्रॉस और लेफ्ट पे डॉट। अब इसको पूरा का पूरा यहाँ पर उठाओ और यहाँ फिट कर दो, तो यहाँ पे फिर क्रॉस, तो -k कैप होगा, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई हो ऐड हो जाएगा, यानी एक का निकालो और दुगुना कर दो, तो ये देखो तो कैसे किया, B2 लिखा है, ठीक है। और फाइनली ये आ जाएगा रूट के टर्म में आंसर, क्योंकि यहाँ अब वेक्टर को सॉल्व करना है, ठीक है। B का वैल्यू निकालना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यहाँ वेक्टर के फॉर्मूले वैल्यू निकालना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस कुछ है, तो यहाँ पर करते हैं कुछ। देखो इसके वजह से कुछ नहीं, डिचकियाँ रूल, इसके वजह से कुछ नहीं, ये क्या सिर्फ आर्क रह गया, μ0I/2r पूरा के वजह से इंटू 2 पाई कितना है 180, तो π/2 पाई करेंगे, α/2 पाई, पाई से पाई चटक जाएगा, 1/2 यानी कि μ0I/4r हो गया, क्या आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखो ये क्या डिचकिया रूल में जाएगा, नहीं ये डिचकिया रूल में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ओ पॉइंट पे पूछा है। अगर ओ पॉइंट पे पूछा है तो ये डिचकिया रूल में नहीं जाएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर कैसा है इनफाइनाइट सा आ रहा है दूसरा पर, यानी कि B1 अगर मैं लिखना चाहूँ, B1 μ0I/4 पाई इंटू D इंटू sin θ1 प्लस sin θ2, ऐसा करूँगा। देखो यहाँ से ये वाला लाइन मिलाऊंगा और ये वाला कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्फाइनाइट पे जाके मिलना चाहेगा। तो इन्फाइनाइट पे जब मिलना चाहेगा तो आपको 1-2 बार बता दिया, उसको आप जो है ना लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी फिर नहीं तो, ठीक। ये मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, एक को तो 0 कर देंगे, sin 0 0, और एक sin 90 होगा, 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं, तो 1 हो गया ये। अच्छा ये अगर नीचे आ रहा है तो राजू चाचा लंबू दादा पलट जाएगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ऐसे करके क्रॉस, इधर लेफ्ट में डॉट, इसको उठाओ सीधा का सीधा घुमाते हुए पलटा दो, तो ये पूरा का पूरा अगर ऐसे रोटेट हो जाएगा ना, पूरा का पूरा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे, तो इधर हो जाएगा हमारा डॉट, और इधर हो जाएगा हमारा क्रॉस। तो एक काम करो ना, जब राजू चाचा लंबू दादा, राजू चाचा पलट गया, ठीक है, राजू चाचा पलट गया, यानी कि ये तार पलट गया, तो राजू चाचा भी पलट जाएंगे, ठीक है। राइट में क्रॉस, लेफ्ट में डॉट करते थे, तो इस बार क्या होगा, लेफ्ट में क्रॉस और राइट में डॉट कर लेना, लेकिन ऐसे नहीं करना, बार बार मिक्स मत करना प्लीज़, ठीक है। और ये एक छोटा सा आर्क है, 90 डिग्री है, तो ये एक छोटा सा आर्क है, यानी कि सेमी सर्कुलर का भी आधा
फिर उसके बाद देखो इस पॉइंट में निकालना, इसके वजह से नहीं होगा, डिस्केंट रूल लग जाएगा इसके और इसके वजह से लगेगा। ये पूरा सेमी सर्किल है, ये भी पूरा सेमी सर्किल है, तो 2 सेमी सर्किल के वजह से यहाँ पर कितना होगा वो कैलकुलेट करिए। फिर उसके बाद देखो इसके वजह से नहीं होगा, इसके वजह से नहीं होगा, डिस्केंट रूल लग गया ये वाला के कारण और ये वाला के कारण सेंटर पे लगाओ। फिर उसके बाद देखो ये तार आया लेकिन क्रॉस नहीं किया, ये तार आया और फिर फाइनली ऐसा। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे कैसा, इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा, क्योंकि यहाँ ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा तो इसके वजह से भी होगा। तो यहाँ पर टोटल 3 तार के तरह 1 2 3 तार ट्रीट होगा। यहाँ पर देखो क्या ये डिस्केंट रूल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटर पे वो पूछ रखा है, ये डिस्केंट रूल काम नहीं करेगा। अच्छा यहाँ खाली है लेकिन यहाँ पर आप आधा ये एंड पॉइंट मान लेना, ये भी एंड पॉइंट, इसको जो है ना निग्लेजिबल मानना। तो 2 तार हो गया, 1 तार 2 तार, ठीक है, इसके एंड पे और फिर इसके कारण इसके एंड पे और इसके कारण जो है ना आप निकालोगे। फिर उसके बाद देखो ये क्या किया, 1 तार, क्या इसके डिस्केंट रूल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटर पे पूछा है, सेंटर इसके सामने, इस तार के सामने नहीं आ रहा है। ये वाला सेमी सर्किल फिर इधर चला गया, तो 1 तार 2 तार 3 तार। फिर उसके बाद देखो 1 तार 2 तार 3 तार, डिस्केंट रूल नहीं लगेगा। क्या इसमें डिस्केंट रूल लगेगा, यस लगेगा। तो इस वाले से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ऊपर इस वजह से होगा, इस वाले से होगा, ख़त्म हो गया। अब देखो ये वाले में से डिस्केंट रूल लगेगा, नहीं, यहाँ पे B1 होगा, इस वाले के वजह से होगा, इस वाले के वजह से होगा, इस पे होगा क्या, नहीं, B इसमें नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पर नहीं होगा, ठीक है। और इस पे होगा क्या, नहीं होगा, डिस्केंट रूल लग जाएगा, यहाँ होगा, यस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, डिस्केंट रूल, क्योंकि सेंटर पे 0 हो जाएगा, इसका सेंटर पे सिर्फ इतना के वजह से लगेगा। अब देखो इसके वजह से डिस्केंट रूल यहाँ पे ख़त्म, इसके वजह से वही वाला गोली मार उड़ाओ। अब देखिए इसको क्या है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों की वजह से सेंटर पे होगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है डायग्राम, इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा। देखो यहाँ पर क्या है, जितना आया उतना चला गया, अगर चला गया तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, फिगर शोज ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर रेसिस्टेंस ABC 5 ओम और ADC। देखो रेसिस्टेंस अगर डिफरेंट हो गया तो काम खल्लास नहीं होगा, तो करंट निकालना पड़ेगा, करंट निकालोगे लूप के वजह से। अब उसके बाद सॉल्व करना। अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ कैसा होता है, जैसा कि तुमने गॉस लॉ पढ़ा था, उसी तरीके से एम्पियर लॉ पढ़ोगे। और एम्पियर लॉ में क्या होगा, गॉस लॉ में तुमने क्या किया था, गॉसियन सरफेस बनाया था, उसके अंदर में सारे करंट को रखा था। तो उसी तरीके से जैसे कि फाई फ्लक्स इज इक्वल टू, आपने वहाँ गॉस थ्योरम में Q इनक्लोज्ड यानी अंदर कितना आया चार्ज, Q यानी इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, तो आपको क्या देता था, फ्लक्स देता था। उसी तरीके से मैथमेटिकली यहाँ पर क्या होगा कि B.dl यानी फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन आई, यहाँ पे म्यू नॉट सिग्मा आई होगा। सिग्मा क्या है, समेशन ऑफ ऑल चार्जेस करंट तार, ठीक। उसी तरीके है। अब देखो यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये सब सवाल आते हैं दोस्त, ये फालतू नहीं लिखा हुआ है। देखो क्या है कि ये तो डेरिवेशन है, ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तार है, सॉलिड तार है, भरा हुआ तार है। अब उसके पॉइंट 1 पर करंट पूछा है, ये मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 2 पर, पॉइंट 3 पर। पॉइंट 3 पर क्या होता है, एक सीधा तार इन्फिनिट लॉन्ग है, तो पॉइंट 3 पर म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, सीधा लगाओ आंसर पाओ। तो 3 का तो आंसर आसान है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। देखो 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 देखो, ये आउटर पोजीशन पे क्या हुआ, आपके पास 3 पॉइंट होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। पहला लिखोगे B at 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन। B सबके पास लिख दोगे। 1 पोजीशन पे कितना होगा, तो देखो ये वाला अंदर में है तो कुछ मास होगा, कुछ तार का हिस्सा होगा, टुकड़ा होगा। देखो इस पोजीशन पे कुछ माल होगा, तो यहाँ भी कुछ करंट होगा। अगर यहाँ पर कुछ करंट है तो आपको उस करंट के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अगर देखो πr² पूरा है, ये πr² है, तो क्या है कि 1/πr² इंटू πr², ये यूनिटरी मेथड लगा दिया, क्योंकि πr² एरिया में करंट आई है, तो छोटा सा जो πr² लिया है उसमें कितना करंट होगा,
वो एक एक नियम लगाएंगे तो नेट हमारा बनता है IR² / R²। इसको बार 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 रटना मेरे दोस्त, क्योंकि लॉजिक आपको हम समझा दिए हैं, डेरिवेशन आप देख लो आप कैसे करोगे, लेकिन अगर आपको याद रहेगा ना चीज़ें तो आप बैठा पाओगे जल्दी जल्दी। 2 4 5 बार ही तो रीड करना है यार, याद तो हो ही जाता है। IR² / R² रखोगे, ये क्या निकला, ये रेशियो निकला करंट का, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ। फाइनली जो बी इन यानी कि बी अंदर में एक पोजीशन पे क्या हो गया, μ0IR/2πr²। क्या आप वो वाला याद है, GMR/, एक R³ वाला, R² वाला फॉर्मूला याद है क्या? उसी तरीके से तो देखो, मुझे खुद फार्मूला याद नहीं है, अगर याद रहता तो हम यहाँ पे पटाख से बोल पाते हैं, ठीक है। वो वाला उस वही फॉर्मेट में तो आ रहा है कि अंदर में कितना होगा भरा हुआ है, तो ये फार्मूला होगा और यही होगा, इसको याद रखना, ठीक है। बी इनक्लोज्ड हो गया। अब मेरे को दूसरा पर सरफेस पे क्या होगा, μ0I/4, 2πr लिखे थे ना, यहाँ r की जगह बैठ बराबर हो गया, समझ गए। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो r के डायरेक्टली यहाँ तक प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये फार्मूला में r ऊपर आ रहा है, स्मॉल r, तो देखो तो छोटा r के करस्पॉन्डिंग यहाँ कैपिटल R, और फिर ऐसे घटेगा। ये जस्ट उसी के माफिक है जो तुमने वहाँ पढ़ा था ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में ग्राफ सिर्फ उल्टा होता है, यहाँ क्या हो रहा है, ग्राफ सीधा रहेगा, ठीक। ये जस्ट वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टर वाला केस है। फिर उसके बाद देखो होलो अगर है तो एक पॉइंट पे क्या होगा, B@.10 होगा, क्योंकि अंदर में कोई मटेरियल ही नहीं है तो कोई चार्ज भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, खाक होगा अंदर में, सारा का सारा तो सरफेस पे है। तो B 1 पोजीशन पे 0 हो गया। तो 4 ए पॉइंट डिस्टेंस R सच दैट A, R और B, बी अच्छा अंदरूनी पॉइंट है, अंदरूनी पॉइंट है तो क्या हो गया कि B@.2, 2 मतलब सरफेस, सरफेस पे कितना होगा, जो पहले हुआ था वही सरफेस पे होगा। ये ऐसा क्यों लिखा, इसको गोली मारो। B@OS मतलब क्या लिख रहा है यार, आउटर सरफेस। अच्छा आउटर सरफेस μ0I/2πb, ये B क्यों लिखा, μ0I/2πd वाला फार्मूला ही तो है। सरफेस पे और आउटर पे तो दोनों केस में सेम होगा, इसके ज़्यादा और दिमाग नहीं लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, देख बेटा ये सवाल नीट में आया हुआ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको फार्मूला के तौर पे लिखो और याद करो। और हम कहते हैं कि ये जहाँ पर, जैसे कि तुम इसको यहाँ मत लिखो, तुम इसको वहाँ लिखो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये करंट इलेक्ट्रोस्टैट में जो लिखे थे कि होलो कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, वहीं पर बी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो ना, कंपेरेबल हो जाएगा, याद हो जाएगा। हमने तो वही कर रखा है। तो होलो हो गया, देखो ये क्या है, थिन होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर अगर है तो ऐसा दिखेगा। अब इसका ग्राफ देखो, बीच में 0.0 पर तो कुछ नहीं मैग्नेटिक फील्ड था, 1 पे भी कुछ नहीं था, सीधे 2 पर आएगा, 2 पर ये हो रहा। अब यहाँ से जा कर के 1/r के रेस्पेक्ट में घटता है, यही तो कह रहा है, ग्राफ लिख लेना। उसके बाद फिर ये वाला एक क्वेश्चन करके दिया है, ये क्वेश्चन आप करके देखो, क्योंकि PMT वालों ने साले ने पूछ रखा है एक बार। अब देखो यहाँ सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड किसको कहते हैं, एक तार लो, सीधा घुमाते जाओ गोल 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 गोल, मतलब देखो एक बेलना लो, बेलन को पकड़ो, बेलन के ऊपर तार को लपेटते जाओ, चढ़ाना नहीं एक दूसरे के ऊपर लंबा करके, और जो वो कॉइल तुमको मिलेगा स्प्रिंग जैसा, वही तुम्हारा सोलेनॉइड है। सिंपल लाइन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। तो ये इधर से तार निकला हुआ, इधर से तार निकला हुआ, तो इसको दिखाने का तरीका कि इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है। अब देखो क्या पूछेगा, पूछा कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डेरिवेशन सिर्फ बोर्ड के लिए था, हमको लेना देना नहीं है। अगर पॉइंट P पे पूछा है, ये अगर थीटा है और ये यहाँ से यहाँ θ2 है, तो हमारा फाइनल फार्मूला BP = μ0NI/2। n क्या है, स्मॉल, देखो ये स्मॉल n है, स्मॉल n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न बटे टोटल लेंथ है किसका, ये लंबाई सोलेनॉइड का। इसमें डरना नहीं है कुछ भी, μ0NI/2 cos θ1 - cos θ2, cos θ1 - cos θ2, सीधा याद करो। अगर वो फिर अगला लिखेगा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट व्हिच इज़ वेल इनसाइड द सोलेनॉइड, अगर एक्सियल पॉइंट पे पूछा है, इस पॉइंट पे पूछा है, एक्सियल मतलब इसी एक्सिस के ऊपर बहुत पूछा है, साला भाग जाता है यार, इसी पॉइंट पे पूछा है वो
एक्सियल पॉइंट है ना, एक्सियल पॉइंट है, सीधा लगाओगे म्यू नॉट एन आई। अभी ये थीटा छोटा हो रखा है इसलिए, नहीं थीटा का वैल्यू देखो कॉस थीटा 0 और माइनस कॉस 180 डिग्री। ये देखो एक लाइन को इसी लाइन पे किया तो इसका मतलब थीटा जो है इसी लाइन पे हमारा पॉइंट है, तो ये बहुत लंबा अगर आपका होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। वही तो किया है वो, म्यू नॉट एन आई फार्मूला आ गया। फिर उसके बाद क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड एट बोथ एक्सियल एंड ऑफ द सोलेनॉइड, यानी इस पोजीशन पे पूछ रखा है, सीधा का सीधा म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा। म्यू नॉट एन आई, अच्छा म्यू नॉट एन आई किस में, एक्सियल पॉइंट किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये सोलेनॉइड लंबा है इसलिए तुम्हारा एक्सियल पॉइंट पे क्या आया ये, और टर्मिनल एक्सियल हो लेकिन एंड पॉइंट पे उसका आधा होगा, देख लो बस फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। म्यू नॉट एन आई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टॉरॉइड के केस में, और ये एन आई हो गया। इसके अलावा मीन रेडियस अगर पूछ ले कभी तो देखो मीन रेडियस मतलब R1 और R2, देखो R1 R2 बाई 2 रेशियो, ये क्या कहते हैं एवरेज ले लिया। अब देखो मैक्सवेल सोलेनॉइड का रूल है कि देखो मैक्सवेल सोलेनॉइड का रूल क्या कहता है कि जिधर तार जा रहा है, देखो जिधर तार जा रहा है उसी के करंट के डायरेक्शन में तुम ये मोड़ो, चारों फिंगर को उसी के डायरेक्शन में रखो, और जो तुम्हारा थंब होगा वो मैग्नेटिक, जैसे ये वाला के सामने में चारों फिंगर तुम्हारा इस सामने में, थंब किधर आ रहा है ऑटोमेटिकली इधर आएगा, इधर आएगा तो तुम्हारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। फिर अगला पार्टी के लिए क्या होगा, इधर तुम्हारा चारों फिंगर जाएगा, थंब इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा थंब और ये चारों फिंगर और इधर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो ना इधर आ गया, बहुत ज़्यादा इधर आ गया। तो यानी कि तुम तार को लपेट दोगे बहुत ज़्यादा और यहाँ पर बैटरी लगा दोगे तो तुमने क्या एक के वजह से नहीं, ढेर सारा के वजह से यहाँ से ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। बस इसका यही कॉन्सेप्ट है। अब अगर देखो अंदर से, तो अंदर से तो तुम्हारा तार क्या, चारों उंगली अंदर से लो तो तुम्हारा इस बार जो है ना अंगूठा इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सब तार की वजह से बहुत ज़्यादा होता जाएगा। बहुत ज़्यादा जब होता जाएगा तो तुम्हारा ये हो गया आंसर। ठीक है, इसका अभी कोई रिलेशन नहीं, लेना देना नहीं है। अभी चलो आगे, इलस्ट्रेशन आ गया। इलस्ट्रेशन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्या करोगे, जब वो θ1 θ2 दे रखेगा तो एक तो फार्मूला आपको θ1 और θ2 के cos θ1 माइनस cos θ2 ये वाला, और इधर क्या था म्यू नॉट एन आई, देखो यही तो फार्मूला था, म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। तो फार्मूला हमको याद नहीं था इसलिए मेरे फंस गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये कपलिंग है क्या, चलो यहाँ देखो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड अगर बात करें तो मोशन कैसे कैसे खेल करना है, तो देखो ये मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। किया क्या है इसमें, ज़्यादा भेजा फोड़ी नहीं करें, माथा फोड़ी। देखो ये है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ये एक की किसी v वेलोसिटी से इसने प्रोजेक्ट किया एक कोई चार्ज को, q को v वेलोसिटी से थीटा से मैंने तुमको प्रोजेक्ट कर दिया। तो इस q पर ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ फोर्स लगाता है। इसका दो कंपोनेंट होगा इस v का, एक तो v cos थीटा होगा और एक होगा v sin थीटा। देखो v cos थीटा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी कोई भी चार्ज, देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये अंदर जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड और तुम जो चार्ज फेंक रहे हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारा क्यू चार्ज का फेंकना दोनों परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तभी उस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। फिर से समझो कि देखो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, अच्छा छोड़ो इसी में समझो। देखो ये v वेलोसिटी से तुमने थीटा एंगल पे फेंका, अगर तुमने इसी डायरेक्शन में फेंका होता तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा पाता है, तो बोलता है नहीं लगा पाता। इसमें ऐसे फेंकूंगा तो क्या लगा पाएगा, यस v cos थीटा पर नहीं लगाएगा, v sin थीटा वाला कंपोनेंट पर फोर्स लगाएगा। इसीलिए देखो q v क्रॉस b है, v मतलब अच्छा क्रॉस v भी साइन थीटा होगा, साइन जीरो कितना होगा
साइन वी भी साइन थीटा होगा। अब हमको तो थीटा कॉस और साइन नहीं लगाना है, हमको ये देखना है कि साइन अगर देखो ये वाला वी इसके साथ कितना थीटा एंगल पे, अगर यही भी इसके साथ मर्ज हो जाता तो साइन कितना हो जाता, जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि कंसिडर ए चार्ज क्यू, क्यू को कंसिडर करो। ये मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है ये सब चीज़ें, ये बेसिक है। क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी, क्यू को वी वेलोसिटी से आपने फेंका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन बी और वी एंगल थीटा पर फेंक रहा है, देन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज गिवन बाय दिस। यानी हमेशा वी और बी के बीच में 90 डिग्री होगा, तभी जो है उस पर फोर्स लगाएगा। अदर दूसरे पे यानी कि जीरो वाला डिग्री पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। यानी कि चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होगा तभी फोर्स लगाएगा, बात याद रखना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को इधर भी फेंका तब भी साले ने फोर्स लगाया, तुमने इलेक्ट्रॉन को इधर फेंका तब भी साले ने फोर्स लगाया, इधर फेंका तब भी फोर्स लगाया, इधर फेंका तब भी फोर्स लगाया। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा होगा? तो बोलता है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ परपेंडिकुलर वाले पे लगाएगा, बाकी पे नहीं लगाएगा। अगर मान लो बी इधर है, बी इधर है, तुमने चार्ज क्यू को इधर फेंका तो क्या फोर्स लगेगा? नहीं। तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी याद रखना है, मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी हो गया। आपका ये सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब देखो ये वाला चार्ज को तुमने क्या इधर फेंका, क्या 90 डिग्री पे फेंका, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री तो क्या इधर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अगर Q है, M मास है, V वेलोसिटी से फेंका, R रेडियस है, तो अब क्या हम लोकल वाला सोचेंगे? मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एफ सेंट्रीपिटल क्या? एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अगर दोनों फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल को मैग्नेटिक फोर्स बराबर करेगा, तो क्या यहाँ से हो जाएगा ये वाला फार्मूला। अब देखो मेरे पास लॉजिक आ गया कि एक वी से एक वी कटेगा क्या, तो एक वी से एक वी कट जाएगा। तो देखो क्यू बी आर बराबर एम वी हो गया क्या। तो जब तुम कबर में जाओगे, जब तुम मोमेंटम लगाओगे, मैं ऐसे याद कर लेता हूँ, एम वी इंटू मोमेंटम और क्यू बी आर मतलब कबर। तो कबर पे जाना है तो मोमेंटम लगा दो ढेर। तो यहाँ से रेडियस का अलग अलग फार्मूला लिख रखा है। इतनी फार्मूला रटने का तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोमेंटम को अलग अलग फॉर्म